गुड इवनिंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं की वर्कशीट क्रम संख्या 31 इस पर चर्चा करेंगे। इस पत्रक में लखनवी अंदाज पाठ से एक विचार लिया गया है। ये जो आपके सामने कुछ लाइन हैं, ये दरअसल उस पाठ का गद्यांश नहीं है, उस पाठ के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इस विचार को पढ़ेंगे, यानी कि उस पाठ के बारे में जो बताया गया है उसको पढ़ेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूं। यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य कहानी यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। आज के समय में भी लोगों के नकली, झूठी और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया जा सकता है। तो इस वर्कशीट को हल करने से पहले आप लखनवी अंदाज नामक पाठ को एक बार पढ़ लें, तो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर इस पाठ में कहा क्या गया है। इस पाठ के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर देता हूं कि लेखक एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं और जब वो डिब्बे में चढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक सफ़ेद पोश व्यक्ति आलती पालती मारे आराम से बैठे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने लेखक को घुसते हुए देखा तो उनकी थोड़ी सी एक अजीब सी स्थिति हो गई। उनको लगा कि मेरे इस डिब्बे में ये क्यों घुस आया। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनके जो चेहरे पर भाव उभरे उनसे ऐसा ही लगा। बाद में वे खीरे को सजाते हैं, धोते हैं, उसको छीलते हैं, काटते हैं, फिर उस पर नमक मिर्च का पाउडर बुरकते हैं और जब वो खीरा पूरी तरह सज जाता है, लजीज हो जाता है, उसके बाद उस खीरे को अपना दिखावा करते हुए उसे सूंघते हैं और सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। यानी कोई व्यक्ति एक खीरे को इतने अच्छी तरह से उसे काटता है, सजाता है, स्वादिष्ट बनाता है और उसके बाद उसे ना खाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। यानी कि वो अपने सामने बैठे हुए उस लेखक को दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो नवाबी शौक़ है वो ऐसा है कि हम खीरे को खाते नहीं हैं, हम उसे सजाते हैं, लजीज बनाते हैं और उसे सूंघ करके फेंक देते हैं। ये उनका शौक़ है। तो वो व्यक्ति, उसकी इच्छा तो हो रही थी उसे खाने की, लेकिन वो अपने नवाबी शौक़ या जिसे हम कहें एक सामंतवादी प्रवृत्ति, यानी कि बड़ा बनने की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति के कारण वो अपनी स्वादिष्ट वस्तु को खा नहीं पाता और वो उसे फेंक देता है। इसी को दिखावा कहा गया है, एक पतनशील सामंती प्रवृत्ति कहा गया है। तो आज के ज़माने में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिनकी इच्छा है लेकिन वो अपनी इच्छाओं को दबाए उसके विपरीत काम करते हैं। जिनकी इच्छा, अब हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं। आप किसी एक नौकरी का ही उदाहरण ले लीजिए। एक व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, आर्थिक तंगी भी है, लेकिन वो उच्च वर्ग से संबंधित है,
यदि उससे कहा जाए कि आपको नाली की सफाई करनी है और आपको इतना वेतन मिलेगा, तो उसके उस तनख्वाह को देखते हुए उसे कहा जाए कि आपको 30,000 रुपये मिलेंगे महीने के, तो रुपये को देखते हुए उसका मन तो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो अपने उस उच्च वर्ग की उस शान को देखते हुए उस नाली की सफाई करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये हमारी सामंती प्रवृत्ति है, यानी कि जिस चीज़ के बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। ऐसी ही जीवन शैली को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो आइए अब पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उन्हें लिखिए। तो नवाब साहब की कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी, उनके बारे में बताना है। तो आप सोचिए कि वो नवाब साहब कैसे होंगे, उनकी सोच कैसी होगी। वो खीरे को छीलते हैं लेकिन खीरे को खाते नहीं हैं, तो वो क्या सोचते हैं? आप उनकी इस प्रवृत्ति के बारे में क्या कहोगे? तो पहली प्रवृत्ति रहेगी इनकी विशेषता कि वो सामंती प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, यानी कि वो बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन वो बड़े हैं नहीं। दूसरी विशेषता, वो दिखावा पसंद करते हैं। उन्हें चीज़ की गुणवत्ता से और वस्तु के उपयोग से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस उस वस्तु से दिखावा करना है जिससे कि दूसरे लोग उनको बड़ा समझें। तीसरी विशेषता है वो एकाकीपन प्रिय है। जैसे ही लेखक उनके डिब्बे में घुसते हैं तो वो कुछ संकुचा जाते हैं। उनको उस डिब्बे में घुसना अच्छा नहीं लगता। चौथी विशेषता है संकोच करने वाले हैं। लेखक जब डिब्बे में घुसते हैं तो वो संकोच करते हैं, बातचीत करने में संकोच करते हैं, इसलिए उनकी संकोच की प्रवृत्ति भी है। पांचवी विशेषता है उन्हें खाने का शौक है। खाने का शौक था इसीलिए तो वो खीरे को लाए थे साथ में, और खीरे को सजाने के लिए, उसको स्वादिष्ट और अधिक बनाने के लिए पूरा तामझाम इकट्ठा करके लाए थे। वो अलग बात है कि उन्होंने सामंती प्रवृत्ति के कारण, दिखावा करने के कारण, उन्होंने उसे तैयार खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, आपने भी कभी न कभी किसी के बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। देखिए, ऐसे व्यक्ति और ऐसे घटनाएं हर व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं, हमारे अपने जीवन में भी घटित होती हैं। कई बार हमने भी अपने आप से बड़ा बनकर दिखाने की कोशिश की होगी। जब हम आपस में बच्चे एक साथ खेलते हैं तो हमारा जब खेलने का मन करता है लेकिन कोई हमें खिलाता नहीं है, तो फिर हम अपने आप को बड़ा करने के लिए कह देते हैं कि मैं खेलूँगा ही नहीं तेरे साथ। तो ये क्या है? ये एक दिखावा है। हमारी आंतरिक प्रवृत्तियाँ, जो आंतरिक इच्छाएं, वो कुछ कह रही हैं, लेकिन हम दिखावे के कारण हम अपनी उस इच्छाओं को दबा जाते हैं। तो इस प्रश्न को आप अपने बचपन से उठाइए। जब आप खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते थे, तब आप में कैसी बातचीत होती थी? क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है, अपने आप को ऐसा ऊंचा दिखाने की कोशिश की है जब आपका मन भी नहीं कर रहा हो कि मैं हाँ ऊंचा दिखाऊं? तो आपको वो प्रवृत्ति बतानी है। इसका उत्तर मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये आपके भावों से संबंधित है। आप अपने आसपास से कोई घटना ऐसी उठाइए जिसके कारण आप इस पाठ से जुड़ सकें। ठीक है? तो आप ऐसी कोई भी घटना उठा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि एक उच्च वर्ग का व्यक्ति वो नाली साफ करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जहां उनमें ऐसी बात हो रही थी, वो उससे नौकरी करवाने के लिए बात कह रहा था, लेकिन वो मन ही मन कुछ सोच रहा था, और लेकिन वो अपने
उच्च वर्ग होने के कारण या अपने उच्च शान के कारण कि उसकी शान पर कहीं कोई बट्टा ना लग जाए, इसलिए उसने उस काम करने के लिए मना कर दिया। तो आप इस तरह की कोई घटना अपने आप बना करके लिख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। क्रियापद छांटना है और क्रिया का भेद लिखना है। पहला वाक्य है, एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। इसमें बैठे थे ये क्रियापद है और इसमें क्रिया का भेद है अकर्मक क्रिया। देखिए, एक वाक्य में क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं, तो आप इसमें से एक क्रिया का भेद बताएंगे और क्रियापद बताएंगे एक ही, और एक क्रिया का भेद बताएंगे। दूसरा वाक्य है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इसमें दिखाया ये क्रियापद है और इसमें जो क्रिया का भेद है, अब इसमें देखिए क्रिया का भेद हम आपको पहले इसमें थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे कि सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है, और अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अब इसको हम देखिए, दिखाया, क्या दिखाया? उत्साह। तो हाँ, यहाँ क्या प्रश्न का उत्तर आता है, तो जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर आता है किसी कर्म से आता है, वहाँ पर कर्म होता है, और जिस क्रिया के साथ कर्म आता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ दिखाया क्रिया के साथ उत्साह कर्म है, इसलिए यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया है। यदि उत्साह नहीं होता तब भी दिखाया, यानी किसी न किसी चीज़ के बारे में हम कह रहे हैं, जैसे पेन को दिखाया, किताब को दिखाया, फोटो को दिखाया, तो उनके साथ को लगा हुआ है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अब है तीसरा वाक्य, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली बैठे, और देखो पहले वाक्य में भी बैठे थे और तीसरे वाक्य में भी बैठे, इसमें यह भी क्रियापद है, और करते रहने, करते रहना ये भी क्रियापद है। इन दोनों में से आप कोई सा भी बता सकते हैं। तो बैठे ये अकर्मक क्रिया है, करते रहने, करते रहने एक वैसे संयुक्त क्रिया है रचना की दृष्टि से, लेकिन हमें यहाँ पर कर्म की दृष्टि से बताना है। तो करते रहने, कुछ करते रहना है, क्या करते रहना है? कल्पना। तो क्या प्रश्न का उत्तर आ रहा है? तो इसलिए ये करते रहना, यहाँ करते जो क्रिया है, करना जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है, और बैठे जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। चौथा, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब इसमें दो क्रियापद हैं, काटने के लिए और खरीदे होंगे। दोनों में से आप किसी का बता सकते हैं। काटने ले लीजिए, काटने, किसको काटने, किसको प्रश्नवाचक है और को आ रहा है, तो यहाँ वक्त काटने के लिए, तो यहाँ कर्म वक्त है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। खरीदे होंगे, क्या खरीदे होंगे? खीरे खरीदे होंगे, तो यहाँ खीरे कर्म है और खरीदे होंगे ये सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ काटने और खरीदे होंगे दोनों ही सकर्मक क्रिया है। पांचवा, खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। इसमें भी दो क्रियापद हैं, काटे और गोद कर झाग निकाला। गोद कर झाग निकाला पूरा क्रियापद है एक ही। अब काटे, सिरा काटा, किसको काटा? ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन यदि कटना होता तो स्वतः कटना होता है, इसलिए वहाँ पर वो अकर्मक क्रिया का रूप होता है, लेकिन काटा या काट दिया वो सकर्मक क्रिया है। गोद कर झाग निकाला, अब गोद कर झाग निकाला, किसको गोद कर, है ना, झाग इसमें कर्म है, निकाला ये भी क्रियापद है।
तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया है, निकाला भी सकर्मक क्रिया है। छठा है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब इसमें फांकों की ओर देखा, चमकती ये भी क्रियापद है, देखा ये भी क्रियापद है। तो यहाँ हम देखा क्रियापद की बता देते हैं, इसमें क्रियाभेद कौन सा है। देखो, खीरे की फांकों की ओर देखा, मेरी ओर देखा, आपकी ओर देखा, पेन को देखा। यहाँ पर को नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्रिया सकर्मक क्रिया है, क्योंकि किसी को देखने की क्रिया हो रही है। दिखना अकर्मक क्रिया है, देखना सकर्मक क्रिया है। सातवां, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। थक कर लेट गए, तो वैसे तो थक कर लेट गए पूरा क्रियापद है ये, लेकिन इसमें 3 क्रियाएं मिली हुई हैं, थकना, लेटना और जाना। गए जाना क्रिया का रूप है, तो इसमें थक कर लेट गए ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके लिए इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, थक कर लेट गए अकर्मक क्रिया का रूप है। आठवां, जेब से चाकू निकाला। क्या निकाला? चाकू निकाला। तो क्या प्रश्न का उत्तर आया है? चाकू कर्म है, निकाला क्रियापद है, इसलिए यहां पर सकर्मक क्रिया है। तो आशा है कि आप इन प्रश्नों का ठीक से उत्तर समझ गए होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न में अभी भी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। धन्यवाद।